अब हम थोड़ा यार स्मार्टली काम करेंगे, गेस वर्क पे काम नहीं करेंगे, पूरी किताब पढ़ ली, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, नहीं। अब सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया है, डायग्राम बनाने के चांसेस 10% है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जो सबसे ज्यादा इजीली आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। हम उन चीजों पे सबसे ज्यादा काम करेंगे जहां पे सीबीएसई ने, अगर आपको लगता है कि सिर्फ नोट्स देख लेना ही रिवीजन है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पेपर से पहले नोट्स उठाना, टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देना, अपने आप को ये बोलना कि मुझे तो पढ़ने के बाद सब आ रहा है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को मार्क कर लेना या फिर हद से ज्यादा पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, ये दिमाग को कंफर्टेबल सिचुएशन में रखने का एक तरीका है, रिवीजन नहीं। फिर वही टॉपिक जब एग्जाम में आए, पेन उठाओ, लिखने जाओ, लेकिन दिमाग ब्लैंक हो जाए और कुछ लिख भी ना पाओ। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को सिर्फ कंफर्ट जोन में रखा है, आपने उसे आंसर शीट पे कुछ लिखने के लिए ट्रेन ही नहीं किया है। लेकिन बच्चों, रिवीजन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने दिमाग से आंसर खींच के निकाल लेना होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रिवीजन की परिभाषा को बदल दूंगा। इसलिए अब हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, स्मार्ट बनना है। और स्मार्ट बनने के लिए, स्मार्टली पढ़ाई करने के लिए हमें फॉलो करनी होगी सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्रैटेजी। मतलब ऐसे कौन से चैप्टर है जो कम मेहनत में आपको 15 से लेके 20 मार्क्स दे देंगे, मैथ्स को बिना देखे रिवाइज कैसे करें और डेट्स एसएसटी की कैसे खटाक से याद कर लें। तो अगर आप तैयार हो अगले 15 दिनों में अपने रिवीजन पे 4 चांद लगाने के लिए, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज हम पढ़ने नहीं, एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा आप सब कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी, ताकि मुझे समझ में आए कितने बच्चे जेन्युइनली सीरियस हैं इस बात को लेके कि वो रिवीजन को सही डायरेक्शन में कैसे करें। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो आई एम रेडी। अब वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। देखो यार, हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए, कुछ को पता है लेकिन मोस्टली को नहीं, कि हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने का तरीका सेम नहीं होता। मैं एसएसटी को बेड पे लेटे लेटे भी पढ़ लिया करता था और ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। लेकिन क्या मैथ्स को एसएसटी इंग्लिश की तरह बेड पे लेटे लेटे मुंह के सामने किताब रख के पढ़ सकते हैं? आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आओ सबसे पहले सारे के सारे सब्जेक्ट्स को 3 बकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। बकेट 1, द पेन पेपर सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स जिसमें आपको हाथ चलाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स, जिसमें आप सिर्फ पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते, जितना हाथ चलाओगे उतनी सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी। यहां पे हम एक सिंपल रिवीजन टूल फॉलो करेंगे, द साइलेंट टीचर। लेकिन ये द साइलेंट टीचर वाली टेक्निक आपको फॉलो कैसे करनी है, सुनो। आपने अपने तरफ से मैथ्स और फिजिक्स जैसे जो कि बकेट 1 में हमने डाले, उनको अपने अपनी तरफ से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब रिवीजन के टाइम पे आप एक क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इसे सॉल्व करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि आपको इसे पेन पेपर पे नहीं, बोल के भी नहीं, सिर्फ दिमाग में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर कर पा रहे हो कि मैं से ऐसे करूंगा, मैं से ऐसे करूंगा, मैं से ऐसे करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि रिवीजन सही है। नहीं तो आपको उसे टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अगर अटक गए तो कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन आंख खोल के देखो, उसके बाद पेन से लिख लो। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद उसे रिपीट जरूर कर लेना, सेम फॉर्मेट पे, यानी द साइलेंट टीचर फॉर्मेट पे। फिर आती है बकेट 2, यानी कि द कीवर्ड सब्जेक्ट्स। यहां पे क्या होता है देखो, जैसे कि साइंस को हम इस बकेट 2 में डालेंगे। बकेट 2 में आपको कहानियां नहीं लिखनी होती, आपको ऐसे कीवर्ड्स लिखने होते हैं जिसके बिना आपका आधा 1 नंबर कट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आपने दुनिया जहान की कहानी लिख दी कि खाना प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अगर आपने ट्रांसलोकेशन नहीं लिखा तो बहुत बार टीचर्स आपका हाफ मार्क काट लेंगे। तो यहाँ पे हमें अलग से एक नोटबुक बनानी है, जहां पे हम हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के टॉपिक के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखेंगे जिनके बिना मार्क्स कट जाते हैं। पढ़ाई करते वक्त उसको रिटन फॉर्म में, पैराग्राफ, लंबे लंबे पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। बिकॉज यहां पे बीच के वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिनको आपको आपके फ्लो चार्ट में लिखना जरूरी होगा। फिर आता है लास्ट बकेट, और वो सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली बकेट है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर भी अगर आप अपने जीवन में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्कोर भी हमने इन्हीं सब्जेक्ट्स में किया है। तो आती है बकेट 3, यानी कि द स्टोरी सब्जेक्ट। अब यहां पे आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब सबके लिए, लेकिन एवरेजली जो बच्चों में देखता हूं उनको मोस्टली हिस्ट्री, सिविक्स, एसएसटी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स कुछ हद तक बोरिंग लगते हैं। आई रिपीट, सबको नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को। तो इसको पढ़ते वक्त एक मूवी जैसा पढ़ो। अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो पढ़ो कि गांधी जी कब गए, कब आए, आते उन्होंने क्या किया, उसको मूवी की तरह विजुअलाइज करो। पूरी की पूरी टाइमलाइन दिमाग में चलाओ। और हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट्स में प्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। हर एक आंसर को पैराग्राफ के बजाय बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू करो, 1 2 3 में लिखना शुरू करो, ABCD जो भी बनाओ, लेकिन पॉइंट्स में लिखो, मार्क्स पूरा मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं पे सेम
आंसर को पैराग्राफ में लिखोगे मार्क्स कटेंगे। कारण मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, पैराग्राफ में लिखने पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीचर से खुद मिस हो जाते हैं, उनको एवरेज आंसर लगता है। लेकिन अगर आप बुलेट्स में बनाएंगे तो हर एक आंसर, और अगेन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर देंगे, तो टीचर की निगाह से वो चीजें बचेंगी ही नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब प्लान और स्ट्रैटेजी तो समझ ली, लेकिन पढ़ना क्या है? पूरी किताब? जी नहीं। अब हम थोड़ा यार स्मार्टली काम करेंगे, गेस वर्क पे काम नहीं करेंगे, पूरी किताब पढ़ ली, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, नहीं। हम उन चीजों पे सबसे ज्यादा काम करेंगे जहां पे सीबीएसई ने सबसे ज्यादा चीजों को हाईलाइट किया। मैं मार्क्स वाइज बात कर रहा हूं, आओ समझे। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखो, मैथ्स में 80 में से 45 या 50 मार्क्स तो सिर्फ गिनती के चैप्टर में से ही आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एलजेब्रा में से 20 नंबर का काम आएगा, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, ये सारे के सारे चैप्टर मिलके आपको 20 नंबर दे रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आना ही आना है, और एपी के वर्ड प्रॉब्लम इजी होते हैं, तो इन्हें पहले पकड़ लो। अब बात करते हैं बच्चों के सबसे बड़े डर के बारे में, यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो कि 15 मार्क्स की आनी है। देखो, इसमें ट्राइंगल्स में बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ रट लो, पक्का आता ही आता है। सर्कल में वो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होता है, इस लॉजिक पे 3 नंबर का क्वेश्चन फ्री का है, समझ लो। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 12 नंबर आपको दिलवा सकती है। आओ समझें। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के वो 5 नंबर के क्वेश्चन, केस स्टडी या लॉन्ग आंसर आएगा, बस फिगर सही बना लेना, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। अगर डायग्राम सही है, फिगर सही है, तो फ्लो में आंसर निकल जाता है। आपने मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस की, आपको पता है। अब मैथ से बाहर निकल के चलते हैं साइंस की तरफ, यानी कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। कंसेप्ट कितना क्लियर है, कितने बेहतर तरीके से उसे लिख पा रहे हो, उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब साइंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की, जहां पे लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से सवाल समझ लो आया ही आया, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, सबसे ज्यादा गलती साइन कन्वेंशन में होती है। लाइट चैप्टर का वन शॉट शायद 3 से लेकर 4 बार डाल चुका हूं, लेकिन हर बार इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, तो इस बात पे ध्यान रखना। इसलिए शॉर्टकट मत ढूंढो, चीजों को डिटेल में पढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल के ऊपर एक क्वेश्चन आया ही आया, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। खासकर एडवांस लेवल के, मैंने अनदेखे क्वेश्चंस में सीरीज पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, प्लीज जाके देख लेना, बिकॉज ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस बार कोई अजीब सवाल आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। अब बात करें केमिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा इग्नोर किया है, क्योंकि वो मुश्किल लगता है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, कार्बोनेट्स कंपाउंड। प्लीज 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 सबसे ज्यादा ध्यान देना। मैं हमेशा जब भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं पेपरों के दिनों में, कार्बोनेट्स कंपाउंड पे सबसे ज्यादा समय देता हूं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती हैं, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज या फिर सोप एंड डिटर्जेंट, इनसे एक सवाल आया ही आया समझो। और बात करें बायोलॉजी की, तो अकेले जो सबसे ज्यादा वेटेज लेता है वो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, और किया भी होगा। बायो का सबसे पहला चैप्टर है। अब सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया है, डायग्राम बनाने के चांसेस 10% है, लेकिन लेबल डायग्राम आए और आपसे किसी भी एक लेबल का फंक्शन पूछ ले या लेबलिंग पूछ ले, उसके चांसेस 90% है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना बायोलॉजी में। अब बात करते हैं एसएसटी में, जहां पे बच्चे बहुत कम सोच के बहुत ज्यादा मार्क्स छोड़ देते हैं, लेकिन स्कोर करना बहुत ईजी, आओ समझे। एसएसटी में मैप वर्क फ्री के नंबर है, 2 हिस्ट्री से, 3 ज्योग्राफी से, टोटल 5 मार्क्स। यहाँ पे ज्यादा एफर्ट ना देते हुए इफेक्टिवली एफर्ट देना है। मैं क्या करता था, रोज सुबह ब्रश करते हुए पेपर के दिनों में सिर्फ मैप्स देखता था, ब्रश करता था और मैप्स देखता था, ब्रश करता था और मैप्स देखता था। अब आप कहोगे ब्रश करते करते सारे मैप्स देखना तो पॉसिबल नहीं है। हैबिट स्टैकिंग की बात कर रहा हूं। हैबिट स्टैकिंग मैंने बताया था कि आप एक हैबिट को दूसरे के साथ जोड़ दो, तो या तो ब्रश करने के जस्ट बाद देख लो मैप्स, या फिर पहले। मेरा कहने का मतलब है ब्रशिंग के अराउंड आप मैप वर्क निपटा सकते हो, रोज इतना देख लो, सारे मैप 3-4 दिन में हो जाएंगे। हिस्ट्री की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर रट लो, डेट्स, इवेंट, सत्याग्रह, सब कुछ ऑन टिप्स होना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में जो मैंने ऊपर बात की है, इन पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जो सबसे ज्यादा इजीली आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। आओ अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में। ये क्या है भैया, एकदम से सर इमरजेंसी की बात क्यों शुरू कर दी? देखो, अब ये तो देख लिया कि पढ़ना क्या है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना कैसे है, और सबसे पहले किस सब्जेक्ट को उठाएं। सिंपल भाषा में कहें, अब आपके पास महीने नहीं बचे, हफ्ते भी गिनती के हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो दिन गिनना बंद करो और घंटे गिनना शुरू कर दो। अगर आपका पेपर 17 तारीख से है, और आई होप आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस दिन ये आ गई है, या फिर 2-3 दिन और लेट, अब उन दिनों में सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे जिसका अगला पेपर है। अगला पेपर मैथ्स है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। उसके बाद आप जब मैथ्स का पेपर दे के आ जाएंगे, जो भी अगला सब्जेक्ट होगा उस पे फुल फोकस, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अब
अब टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम टेबल आपने पूरे साल बहुत बनाए। अब आपको सीधा एग्जीक्यूशन पे आना होगा। रोज सुबह उठो, 15 मिनट में पूरे दिन का प्लान बना लो, घंटों के हिसाब से बनाना, इतने घंटे ये, इतने घंटे ये, इतने घंटे ये। आई रिक्वेस्ट दिन के हिसाब से प्लान मत बनाना, 15 मिनट से ज्यादा मत लगाना पूरे दिन का प्लान बनाने में, और बस शुरू हो जाना। भाई इमरजेंसी की सिचुएशन है, अब आप देरी नहीं कर सकते। अब इस चीज को फॉलो करते हुए मैं आपको समझाने वाला हूं एक एंड फेज एग्जीक्यूशन प्लान, यानी कि लास्ट में एक बहुत क्रेजी प्लान दे रहा हूं जिसको फॉलो करोगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए। यहां मैं सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, जो भी आपका पेपर आने वाला है, एंड फेज एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है स्टेप 1 या कह लो फेज 1, द वेटेज फिल्टर। आप सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाओगे जो सबसे ज्यादा वेटेज के और आपको सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि वो नहीं जो सबसे ज्यादा वेटेज के या आपको आते नहीं, या आपको आते लेकिन उनकी वेटेज कम है, नहीं। सबसे पहले डे 1 पे आप उठाओगे उन चैप्टर्स को, टॉपिक्स को जो सबसे ज्यादा वेटेज के और आपको सबसे ज्यादा आते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। अगर आपने डे 1 पे उन टॉपिक्स को उठा लिया जिनमें आपका कॉन्फिडेंस कम है, आगे वाले दिन अफेक्ट होंगे। स्टेप 2 पे आते हैं, यानी कि पेपर ऑडिट। अब देखो, हो सकता है आप ऐसे कुछ बच्चों को पूरा का पूरा पेपर करने का समय ना मिले। जिनकी रिवीजन टॉप नॉच हो रखी है उनको तो पेपर करने चाहिए, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हाँ बस पूरा पेपर करने का समय नहीं है, सैंपल पेपर उठाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग में जल्दी से सॉल्यूशन सोचो, आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो जाके देखो, उसको दोबारा दोहराओ और आगे बढ़ जाओ। पूरा पेपर जो कि 3 घंटे का था उसको 1-2 घंटे में गो थ्रू कर लो। स्टेप 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द लास्ट नाइट रूल। बेटा पेपर से एक रात पहले कोई भी नई चीज मत उठाना। पढ़ लेना लेकिन कोई भी नई चीज मत उठाना। अगर पेपर की एक रात पहले ही 8-9 बजे आपका पूरी पढ़ाई हो चुकी है तो मैं तो कह रहा हूं चाहे कुछ मत भी उठाओ, लेकिन फिर भी मन करता है, आप पढ़ते हो, मुझे पता है, सब बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ भी रहे हो तो कुछ भी नया मत उठाना। अब इतना कुछ पता है तो आओ बात करता हूं पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं। जब आप दिवाली पे गिफ्ट्स खरीदने जाते हो, आप सबसे पहले वो पैकेट नहीं उठाते जिसमें सामान ज्यादा है, आप सबसे पहले वो पैकेट उठाते हो जो देखने में बहुत अच्छा है। आप एग्जामिनर को भी अपने जैसा ही समझो, उसको भी वो वाली कॉपी चेक करने में सबसे ज्यादा मजा आएगा जो देखने में सबसे अच्छी है, वो सबसे पहले उसी कॉपी को उठाएगा और वो आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी है और अंदर अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं तो वो चांसेस है कि इग्नोर हो जाएं। यहां पे प्रेजेंटेशन का मतलब राइटिंग अच्छी करने की बात नहीं कर रहा हूं, आओ समझें। सबसे पहले बात करते हैं स्कैनर थ्योरी की। आप भी जानते हो हर एक एग्जामिनर हर एक चीज को तो नहीं पढ़ने वाला है, चाहे कुछ भी बोल लो आप। तो इसीलिए बड़े बड़े आंसर्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना जरूरी है, और छोटे आंसर्स में भी, ताकि एग्जामिनर की नजर सबसे पहले उसी पॉइंट पे जाए, आपकी बाकी सारी गलतियां चीजें इग्नोर हो जाए। जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। मेंटेन स्पेसिंग। जी हाँ, हर एक आंसर के बीच में कम से कम 2 लाइनें छोड़ो, बहुत सुंदर लगेगा। खिचपिच करोगे, खामखा 2 आंसर में से एक छूट। कितनी बार ऐसा हुआ है, हमारे ऑफलाइन में आंसर शीट चेक हो रही होती है, सब कुछ एक ही पेज पे बच्चों को करना होता है, और कई बार ऐसा भी हो कि कुछ सब पार्ट्स चेक ही नहीं हो पाए बिकॉज वो दिखे ही नहीं कि कहां है। स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस। कोशिश तो ये करो कि सारे सेक्शन सीक्वेंस में फॉलो करो अगर पूरा पेपर अच्छा है, आ रहा है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेक्शन ए से कहीं ज्यादा मुझे सेक्शन बी आता है, और सेक्शन बी से या फिर कहीं ज्यादा गुना मुझे सी आता है, तो जो सेक्शन सबसे ज्यादा आता है उसको सबसे पहले कर लो। इससे आपके टीचर की निगाह में आपकी इमेज अच्छी बनना शुरू हो जाएगी कि ये तो अच्छा पेपर कर रहा है। पर अगर आपने सबसे पहले वही सेक्शन शुरू कर दिया जिसमें आपको सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, इमेज शुरुआत में खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। तो वैसे तो सीक्वेंस फॉलो करो, बट अगर लग रहा है कि नहीं एक सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छे से आता है और बाकी ठीक आता है, तो सेक्शन जो सबसे अच्छा आता है कॉन्फिडेंस से उससे शुरुआत करो। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जामिनर के सामने इमेज भी अच्छी बनेगी। तो बेटा ये आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपने मेहनत कर ली, हार्डवर्क कर ली और डिसिप्लिन में जीवन बिता लिया, तो पूरी जीवन आप अपने आप को ऐसे शाबाशी दोगे कि मैंने उन दिनों में मेहनत कर ली। आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऊपर वाली सारी टेक्निक्स आई होप आपने कहीं लिख ली हो, बहुत काम आएंगी। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू।